अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। के सामने मैं इसको highlight कर ये आप जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं रेफरेंस 4 के सेक्शन 3 में और एक रेफरेंस 5 के सेक्शन 2.12। रेफरेंस 4 और 5 के पास है ये, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। रेफरेंस 4 जो है मैंने आपके पास नोट्स के नाम से जो है ऐड किए हैं। रेफरेंस 5 जो है इसी नेम से ओसीडी में आपके पास अवेलेबल है। ये दोनों चीज़ें भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये देखिए हमारे रेफरेंस 5 है जिसका हमें सेक्शन 2.12 ये इसी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और ये रिलेटिविटी नोट्स जो मैंने लिखे हुए हैं इसी टाइटल से आया है आपके ओसीडी में। ये हमारा रेफरेंस नंबर 4 है जिसका जो हमारे पास सेक्शन 3 लिखा हुआ है, उसका 3 सेक्शन जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जी, मैंने जो है ये सेक्शन 3 ओपन किया रिलेटिविटी नोट्स का। ये आपको आपके साथ डिस्कस करूँ। आप फर्दर डिटेल पढ़ना चाहें तो ये दूसरा जो मैंने आपको रेफरेंस दिखाया था उसका ये सेक्शन नंबर 2.12 जो मैं देख सकते हैं। ठीक है, मैं रेफरेंस 4 का जो थर्ड बताया सेक्शन उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का लिखा हुआ है। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस made by two observers in two different frames of reference which prepare the constancy of speed of light in our system। ये मतलब हम जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, दो ऑब्जर्वर लेंगे जिसके लिहाज से हम चेक करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तमाम सिस्टम में किस तरह से मूव करती है। सिस्टम ऑफ लाइट के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जो ग्लैलियन का पढ़ा था उसको हम जो है वो डिस्कस करते चलें, क्योंकि हमने ग्लैलियन की इक्वेशन जो है वो भी इसमें यूटिलाइज करनी है और देखना है कि क्यों हमें नई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पेश आई। तो ग्लैलियन के लिए हमने क्या किया था, कंसिडर two observers in two different inertial frame S and S dash. Frame S is at rest and S dash is moving with uniform velocity v along x-axis with respect to frame S। ये बात हमने सारी जो है वो ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी। ये हमारा जो फ्रेम S है वो हमारा मूव कर रहा है S डैश की डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v के लिहाज से। ठीक है, तो जब हमारा टाइम टी 0 है तो ओरिजिन दोनों रेस्ट की पोजीशन में है, तो वहाँ पे दोनों जो ओरिजिन है वो एक ही पॉइंट पर हम उसको कोइंसाइड कर सकते हैं। बोथ द ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व द सेम इवेंट। वहाँ पे कोई इवेंट हुआ है जिसको मैंने ई इवेंट कहा था। द पोजीशन एंड टाइम ऑफ इवेंट observed by S is denoted by coordinates x, y, z, t, and position and time of event observed by S dash is denoted by S dash, y dash, z dash, t dash। यही हमने पढ़ा था कि कोई इवेंट जो है, यहाँ पे मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि इवेंट ई जो है एग्जिस्ट हुआ है, तो ये इवेंट ई जो है इसके कोऑर्डिनेट जो एस के लिहाज से होंगे, ओरिजिन एस के लिहाज से ये जो इवेंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जी और टी। और अगर हम जो है इसको एस डैश के लिहाज से देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस इवेंट के एक्स डैश, वाई डैश, जी डैश और टी डैश होंगे। और फिर हमने इनको सॉल्व करते हुए ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन की ड्राइव की थी, जो कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया था जिनको हमने ग्रेडियंट इक्वेशंस का नाम दिया था। अब हम ये ऑब्जर्व करना जा रहे हैं कि हमारे लाइट का क्या जो है स्पेक्ट्रम होता है, किस तरह से मूव करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से। तो हमने कहा कि दैट अ वेव ऑफ लाइट स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड ओ डैश एट टी इज इक्वल्स टू 0 विद स्पीड सी। तो ओरिजिन जब टाइम जो है वो हमारा 0 है तो लाइट जो है यहाँ से इस पॉइंट से ओ और ओ डैश से जो है स्टार्ट होनी शुरू। ठीक है, ये हमारे पॉइंट
टी टाइम 0 पे है और इसकी जो स्पीड है वो सी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको सी का नाम। द वेव ऑफ लाइट रीचेज एट द पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी डैश, जब हमारे पास जो है मतलब टी 0 नहीं होगा, टी कोई वैल्यू तो कुछ टाइम के बाद जो वेव होगी वो इस पॉइंट पे हमने कहा पहुंच गई, पी पॉइंट पे पहुंच गई, ओ से भी और ओ डैश से भी। तो फिर हम ये जानते हैं कि हमारा जो है ओ पी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये जो है ये इक्वल होगा स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये पॉइंट जो है हम इसको इस तरह से मेजर करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के लिहाज से कवर हो रहा है, तो टी हम लेंगे, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कवर किया है स्पीड ऑफ लाइट ने, जितना कवर किया उतना ये डिस्टेंस होगा। तो इसलिए हम सी टी जो है इक्वल टू ओ पी, टू से हमारा ओ पी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है सी टी के। सिमिलरली जब हम एस डैश फ्रेम की बात करते हैं तो हमारा ओ डैश पी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा सी टी डैश के, क्योंकि इस एस डैश फ्रेम में हमारी टाइम वैल्यू जो है वो टी डैश है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन टाइम टी डैश विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। तो हम जानते हैं कि टाइम जो हमारे पास होता है, टाइम वो इक्वल होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन is equals to distance डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ। ये चीज़ हमारी इक्वल होती है, और हमें डिस्टेंस फार्मूला का पता है कि डिस्टेंस फार्मूला वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट, हमारे पास जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट सी। इस इक्वेशन से हम जो है इस इक्वेशन से इक्वेशन ए फाइंड ड्राइव कर सकते हैं by multiplying c is equal to c multiply by t and taking both side square। तो हमारे पास ये इक्वेशन ए आ जाएगी। इसी तरह हमने जो है टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगा है हमारी जो वेव ऑफ लाइट है उसको ओ डैश पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो वो हम उसको फाइंड आउट करेंगे टी डैश के फॉर्मूले में। टी डैश का भी वही फॉर्मूला हमारे पास होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सी। सिमिलरली हमारे पास टी डैश टाइम जो है वो हम निकालेंगे तो वो आएगा, उसका फॉर्मूला भी सेम होगा डिस्टेंस ओवर सी, वेयर इज डिस्टेंस इन टी डैश एस डैश फ्रेम में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो एस डैश वाई डैश सी डैश हैं, तो इस फॉर्मेट का होगा, वहाँ से हमें ये इक्वेशन बी हासिल होगी। अब हम ए और बी इक्वेशन से ये दो इक्वेशंस बना सकते हैं। हमने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले गया और राइट साइड पे हमने ज़ीरो लिया। अगर हम इस इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड ज़ीरो है, तो जो है ये दोनों ज़ीरो है, इट्स मीन द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, और फ्रॉम कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हमें कंपेयरिंग करने से इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन ने 1905 में जो थी वो पेश की थी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स डैश वाई डैश जी डैश एंड टी डैश फ्रॉम ए इन वन, हमने जो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन से निकाली थी वैल्यू वो ए हमें हमारे पास अवेलेबल है, और 1 इस इक्वेशन को कहा जा रहा है। हम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी राइट लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। इस साइड पे हम क्या करेंगे, एक्स डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई था यहाँ वाई आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी था यहाँ जी आ जाएगा, सी स्क्वायर एज इट इज़, टी डैश की जगह हमारे पास टी आ जाएगा। ठीक है, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास यही है, y डैश इज इक्वल्स टू y है, z डैश इज इक्वल्स टू z एंड t डैश इज इक्वल्स टू t, वेयर एज x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी था। ठीक है,
अब हम ये भी जानते हैं कि अगर हम ये देखें कि यहाँ पे हमारी दोनों साइड पे वाई स्क्र जो है वो टर्म वाई स्क्र से कैंसिल हो जाएगी, जी स्क्र वाली जी स्क्र से कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली ये हमारे पास कैंसिल, सी स्क्र टी स्क्र कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी होल स्क्र, विच इज़ क्लियरली इम्पॉसिबल अंटिल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो से ये दोनों साइड तब पॉसिबल होगी एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी के, जब ये टी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वी तो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो टाइम है वो अगर जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी हमारे पास एक्स स्क्र रहने का, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसी वजह से जो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको सेटिस्फाई नहीं करती। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें जो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही हो। हम इस तरह की जो नेक्स्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट की गई थी उसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया गया था, जो कि ये इक्वेशन नंबर बी में दिया गया है। ये इक्वेशंस जो हैं सेट ऑफ इक्वेशन, इनको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलते हैं। अब ये इक्वेशंस कैसे ड्राइव की गई थी या कैसे फाइंड आउट की गई थी, हम उसके बारे में सीखेंगे। जी, as relative velocity v along x axis and x dash axis जो है हमारी, क्योंकि वाई एक्सिस में की डायरेक्शन में और जी एक्सिस के डायरेक्शन में लाइट मूव नहीं कर रही, लाइट की मूवमेंट जो वो ट्रांसलेटरी हमने यहाँ पे ली है, इसलिए वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई एंड जी डैश इज इक्वल्स टू जी आएगा, जैसे हमने जो है वो देखा था गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। सो इसलिए हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने जो फाइंड आउट की थी वो हमारे पास रह जाएगी, क्योंकि ये वाली एक्स डैश ये भी इक्वल, ये एज इट इज एक्स डैश रह जाएगा, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी आ जाएगा। तो हमारे पास ये कैंसिलेशन हो जाएगी, जी की भी और वाई की भी यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी, और हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्र माइनस सी स्क्र टी स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स डैश स्क्र माइनस सी स्क्र टी स्क्र। ये इक्वेशन हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगी, जिसको हमने कैपिटल सी का नाम दिया। अब हमें पता है कि जैसे ओ डैश जो है वो अपेयर कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, हमारे ओ डैश जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी v। अगर हमारी ये लाइट की मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में v डायरेक्शन में हमारे पास हो रही है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करेगा ये ओ डैश, वो क्या होगा वी टी, वेलोसिटी हमने पढ़ा था ना कि वी टी डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा बस, ठीक है। हम यहाँ पे रिलेटिव मोशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये जो वी टी कह रहे हैं ये ओ फ्रेम के लिहाज से कह रहे हैं, जो विद ये ओ फ्रेम की बात कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो यहाँ पे खड़ा है और इस वेव ऑफ लाइट को करता हुआ देख रहा है एस डैश फ्रेम। तो अब हम इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो फिर इसकी बन जाएगी, एस फ्रेम में इक्वेशन बनेगी वी टी, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करेंगे, सॉरी मैं ये गलत बना, एस फ्रेम की वेलोसिटी यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ ओ डैश, तो ये हमारे पास वी डी वेलोसिटी से इसकी मूवमेंट हो रही, ठीक है। और इसी तरह हमने कहा कि जो हमारा ओ अगर जो है वो मूविंग कर रहा है एक्स डैश एक्सिस के अलॉन्ग, मीन हमारा जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट वो एस डैश फ्रेम में है, और वो अब मूव कर रहा उसको हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं एस फ्रेम के लिहाज से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम उसको एस फ्रेम के लिहाज से ऑब्जर्व करेंगे तो क्योंकि हम उसको प्रीवियस फ्रेम के लिहाज से देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एस डैश फ्रेम का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जब हम प्रीवियस फ्रेम में जाएंगे तो ये हमारे पास उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, माइनस वी होगी, क्योंकि रिलेटिव हम जो है उसको ऑब्जर्व एस फ्रेम के लिहाज से कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब एस फ्रेम के लिहाज से करेंगे वो ओरिजिन के लिहाज से उसको देख रहे होंगे, ओरिजिन जो है वो एस फ्रेम का ही तो है, तो जब वो ओरिजिन के हिसाब से हम उसको देख रहे होंगे तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, माइनस वी होगी। तो इसलिए जो एस डैश का डिस्टेंस कवर हो रहा होगा कर तो वो
जो है हमारे पास इसी डायरेक्शन में रहा होगा, क्योंकि हम उसको रिलेटिवली इस फ्रेम के लिहाज से देख रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, माइनस वी टी, क्योंकि हम प्रीवियस फ्रेम के लिहाज से उसको देख रहे हैं। इसलिए ये हमारे पास एक इक्वेशन ए बन जाएगी और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना चाहें, अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जब हम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेते हैं, इसको जैसे हमने लिया ओ डैश के रिस्पेक्ट से लिया, अगर हम एस फ्रेम को एस फ्रेम के लिहाज से देंगे देखेंगे, तो वहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स ले लेंगे, एस ले लेंगे, एस यहाँ पे ले लेती हूँ। ये आप इसको एक्स नहीं एस रखें, एक्स रखें, ये एक्स और ये एक्स डैश, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू वी टी। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे हम एस फ्रेम, जब हम एस फ्रेम के लिहाज से रिलेटिव मोशन देखेंगे, तो वो हमारे पास एक्स जो है ज़ीरो आएगा, क्योंकि किसी भी फ्रेम की रिलेटिव मोशन जो है वो ज़ीरो होती है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वी टी इज इक्वल्स टू, एक्स माइनस वी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो इक्वेशंस जो मेरे पास बनी हैं, दिस वन इक्वेशन एंड दिस वन इक्वेशन, इसकी हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो इट्स मीन इसकी हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो फिर हम इसको जो है वो लेंगे। तो ये हमारे पास, जब जैसे हम पैरेलल इक्वेशंस लेते हैं, तो हम उसको लिखते हैं पैरेलल इक्वेशंस की, लाइंस की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है ए इज इक्वल्स टू के ऑफ पी। ये के हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है। इसी तरह जब दो इक्वेशंस हमने पैरेलल लेनी है, वहाँ पे भी हमें कोई कांस्टेंट जो है वो लेना पड़ता है। तो इन दोनों वैल्यू से हमारे पास, हमने यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया ए। सिमिलरली अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ओ फ्रेम की, जो कि हमारा ओ फ्रेम कौन सा है, एस फ्रेम, एस फ्रेम का ओरिजिन है। तो जब हम एस फ्रेम में बात करेंगे, एस फ्रेम को एस फ्रेम के रेफरेंस से देखेंगे, तब हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डैश प्लस वी टी डैश आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह रहे हैं, ये बी हमारे पास एक कंपेयर हो जाएगा, और ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ से मिल जाएंगे। इन टू इक्वेशंस ए एंड बी जो है, ये हमारे पास ए और बी जो है ये रिलेटिव कांस्टेंट्स हम इनको कह सकते हैं। ये हमें रिलेशन शो करवा रही हैं एक्स वाई जी टी एंड एक्स डैश वाई डैश जी डैश और टी डैश कोऑर्डिनेट्स के बीच में। और ये दोनों हमारी जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, जो कि फंडामेंटल इक्वेशन हमारी जो है रिलेटिविटी की है। अब हमारा काम ये है कि ये हमारे पास ए और बी जो है ये कांस्टेंट्स हैं, हमने इन कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करना है। इन कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, we put the value of x dash from इक्वेशन a in इक्वेशन b, मीन टू से हम कि यहाँ से क्या करेंगे, x डैश की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म की आ जाएगी। फर्दर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सारी इक्वेशंस को जो है मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है टी डैश की वैल्यू इस टर्म में फाइंड आउट करनी है कि हमारा कांस्टेंट जो है वो आउटसाइड आ जाए, और बाकी ये इस फॉर्मेट में बन जाए। अब ये टी डैश की जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमने इक्वेशंस ली थी कैंसलेशन के बाद, जो हमने कहा था कि ये जो रिलेटिविटी की फंडामेंटल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन सी, उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। से यहाँ पे टी डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, और हमने एक वैल्यू एक्स डैश की भी निकाली है, वो भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ ही चलती जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, स्केयर्स ओपन करेंगे। हमने स्केयर ओपन करना है, स्केयर ओपन करने के लिए एक स्केयर हमारे पास ये है और दूसरा स्केयर हमारे पास ये है, दोनों स्केयर्स ओपन करेंगे। स्केयर्स को स्केयर फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर अगेन हमारे पास फर्दर ये जो आउटसाइड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस आउटसाइड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे,
इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। जब सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड हमारी ज़ीरो हो जाएगी। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हमारी जो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर जिन टर्म्स में से निकल रहा है उसमें से एक्स स्क्वायर और कुछ टर्म्स में से एक्स टी जो है वो कॉमन ले लेंगे और कुछ में से टी जो है हमारे पास स्क्वायर कॉमन निकल होगा वो कॉमन ले लेंगे। दिस रिलेशन मस्ट होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी। ये रिलेशन हमारे पास जो है कोई भी हम वैल्यू ले लें, कोई भी इसमें वैल्यू एक्स और टी की पुट कर दें और बी हमारे पास वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको लेते हुए हम ए यहाँ पे ए और बी हमारे वैसे ही कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट पुट करें तो जीरो के इक्वल आता है। तो यही बात कह रहा है कि दिस रिलेशन मस्ट होल्ड, होल्ड करेगा। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टी एंड टी स्क्वायर मस्ट बी जीरो। मीन टू से हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है, ज़ीरो। इसको अगर हम कोऑर्डिनेट्स में लिखा तो ये हमारे पास बनेगा ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। मतलब जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है ये भी क्या हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी और सेकंड टर्म में कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये टर्म भी जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमें तीन रिलेशन मिलेंगे। एक ये इक्वेशन ई मिलेगा, वो कैसे मिला, ये वाली टर्म जब हमें ज़ीरो के इक्वल फर्स्ट ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट के ज़ीरो के इक्वल। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ एंड जी आ जाएगी। अब हमने क्या किया, इस जी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। इस जी इक्वेशन में से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से हम इसको लेके चलेंगे और आप देख सकते हैं कि हमने ए टर्म जो है वो कॉमन लेके आउटसाइड निकाली और यहाँ हमारे पास ये टर्म जो है एच इक्वेशन हमने इसको नाम दिया, ये ए की वैल्यू निकल आई। जब हमने ये ए की वैल्यू जी से निकाल ली है, फाइंड आउट कर ली है, तो हमने इसको क्या कर किया, इस इक्वेशन को इस एफ में सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है वो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, देखिए जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया सिंप्लीफाई करते हुए कि हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू बी। सो अगर हमारे पास यहाँ पे ए की ये इक्वेशन ये वैल्यू है तो इट्स मीन ए इज इक्वल्स टू बी है, तो बी की भी यही वैल्यू होगी। ठीक है, जब ए और बी हमारे पास इक्वल आ गए हैं तो हम इस ए और बी की वैल्यू को जो है वो लेकर चलेंगे और इन ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में इक्वेशंस बनाई थी रिलेटिव मोशन के लिहाज से, कांस्टेंट ऑफ रिलेटिव मोशन ए और बी लिए थे, उसमें ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ए, इस ए इक्वेशन से वैल्यू ये वाली फाइंड आउट हो जाएगी और इस बी इक्वेशन से एक्स की वैल्यू ये वाली फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने की गर्ज से 1/√1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र जो है उसको गैमा का नाम दें। ठीक है, बाकी x माइनस वी टी एज इट इज रहे। अब ये टर्म और ये टर्म आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म जो है ये हमारे पास सेम आ रही है, सिर्फ इसमें ये जो है हमारे पास डैशेस का फ़र्क आ रहा है। डैशेस का फ़र्क जो है वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से है। और ये जो गैमा है इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर। क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फैक्टर। ओके, नाउ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू दिस, मतलब ए और बी की वैल्यू ये है हमारे पास। हमने अब क्या किया, टी डैश की जो वैल्यू ली थी, जो हमने इक्वेशन डी में ली थी, मैं आपको प्रीवियस दिखा दूँगी। टी डैश की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके रखी थी लेकिन वो ड्राइव नहीं की थी, दिस वन, ये हमारे पास जो है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए और ए बी जो है अनडिफाइंड या अन नॉन वैल्यू है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें टी डैश की कोई वैल्यू जो है वो इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मिल सके। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है ए और बी की वो यहाँ पे इस डी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस डी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ पे ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास टी डैश की वैल्यू आ गई है दिस पर, ये देख सकते हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टी डैश की जो वैल्यू आ रही है वो इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे कोई ए बी वैल्यू अननोन वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/√1
स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, उसको जो है वो लॉरेंट्ज फैक्टर के टर्म में लिख देंगे। हेंस हमारे पास लॉरेंट्ज इक्वेशन जो है वो बन जाएंगी। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन एक्स डैश फाइंड आउट हुआ, क्या हुआ, गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, वेयर गैमा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और इससे पहले हमने ये फिक्स किया था कि हमारे वाई डैश और जी डैश जो है क्या है, सेम ही रहेंगे। वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जी डैश इज इक्वल टू जी, और टी हम डैश हमारे पास क्या आ जाएगी, कि टी डैश की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड आउट होती है। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, इनको हम लॉरेंट्ज सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नाम देते हैं। दिस सेट ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन वी mean to say constant velocity is less than, very less than equal very less than speed of light। mean to say जब हमारी velocity divided by speed of light is very less than or nearly about zero, the Lorentz transformation convert into Galilean transformation। जैसे जैसे हमारी ये जो रेशो है वेलोसिटी ओवर स्पीड ऑफ लाइट ये जीरो को अप्रोच करती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती जाएगी। So we can say that Galilean transformation is a special case of Lorentz transformation. It is the total derivation of Lorentz transformation। मैं इसकी एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगी जिससे आपको और हेल्प मिल सकेगी, जिससे आप जो है अपने मोर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।